हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से विद्युत आवेश से संबंधित इसके परिभाषा, इसके एसआई मात्रक और आवेश के इतिहास से संबंधित हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे। कुछ हम लोग संक्षेप में जानकारी हम लोग प्राप्त किए थे कि आवेश का एसआई मात्रक क्या क्या होता है। उससे संबंधित बहुत सारे पॉइंट हम लोग पढ़े थे। जो भी आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो हम लिंक दे देंगे वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक जानकारी के लिए थोड़ा सा हम पॉइंट लिखे हैं कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है या एम्पियर सेकेंड होता है। क्यों? क्योंकि विद्युत आवेश का फॉर्मूला होता है धारा गुने समय। तो धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। यह बात हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे, लेकिन थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक ईएसयू या स्टेट कूलाम होता है। ईएसयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा। एक कूलाम इक्वल टू होता है 3 गुने 10 का पावर 9 ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसके जगह पर लिख सकते हैं स्टेट कूलाम भी लिख सकते हैं। हम लोग पिछले के वीडियो में हम चर्चा किए थे। फिर लिखे हैं ईएसयू, यानी यहां से मान निकालेंगे ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर तो 1/3 गुने 10 का पावर माइनस 9 कूलाम हो जाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव से ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, पावर निगेटिव हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा कर लीजिएगा। फिर लिखे हैं कि विद्युत आवेश का बड़ा मात्रक फैराड होता है। अब फैराड को हम लोग एफ से सूचित करते हैं। तुमसे अगर कोई पूछे कि विद्युत आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। और विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन होता है, या ईएसयू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, दोनों होता है। यहां से लिखे 1 फैराड इक्वल टू 96,500 कूलाम होता है। तो 1 कूलाम का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 96,500 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब पावर रहेगा यहाँ पे 10 के पावर -2 रहेगा, क्योंकि आप नीचे आ जाएगा। उसको हम ऊपर लेके चल जाएंगे तो पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा। इसको अलग अलग रूपों में लिखा जा सकता है। तो 1 कूलाम में कितना फैराड होता है, तो 1/965 गुने 10 का पावर -2 फैराड होता है। यहाँ पे लिखें कि विद्युत आवेश का चुंबकीय मात्रक ईएमयू होता है। ईएमयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। इसको हिंदी में कहते हैं चुंबकीय इकाई कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युतीय इकाई कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में पूछे कि कितना कूलाम होता है, तो 10 कूलाम होता है। तो 1 कूलाम बराबर कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट हो जाएगा, तो 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट हो जाएगा। यहां से निकालेंगे तो 10 आ जाएगा नीचे। आप लोग याद कर ले रहिएगा। फिर लिखिए कि विद्युत आवेश अदिश राशि है, क्योंकि इसका केवल परिमाण होता है। विद्युत आवेश का स्केलर क्वांटिटी है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों ही इसमें केवल परिणाम होता है, डायरेक्शन क्यों नहीं होता है। आगे हम लोग को पढ़ना है। फिर लिखे कि विद्युत आवेश की बीमा एटी या आईटी होता है। 2 तरह से बीमा होता है, क्योंकि विद्युत धारा का बीमा कैपिटल एस से भी डिनोट करते हैं और आई से भी डिनोट करते हैं, इसीलिए इसका 2 बीमा हो जाता है। विद्युत आवेश की एटी या आईटी होता है। फिर यहाँ पे लिखे 1 कूलाम इक्वल टू, यानी 1 कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, वहां पे हम इसको सिद्ध करेंगे, या आगे जब कूलाम की नियम हम लोग पढ़ेंगे वहां पे भी हम यहाँ इसको प्रूफ कर देंगे कि 1 कूलाम में इतना ही इलेक्ट्रॉन क्यों होता है। फिर यहाँ लिखे कुछ पॉइंट आप लोग बेसिक तौर पर याद कर ले रहिएगा। 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में कितना कूलाम होता है, यहाँ पे लिखे थे 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में 10 कूलाम होता है, 10 कूलाम लिख दिए। अब 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कितना कूलाम होता है, तो 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलाम हो जाएगा। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो 3 गुने 10 का पावर 9 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो दोनों इसका पावर 1 है, 10 का आधा सेम रहता है तो पावर में जुड़ जाता है, आधा सेम रहेगा तो 9 में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट अब बटा कितना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, दोनों का रेशियो होगा 3 गुने 10 का पावर 10 होता है। तो यहाँ से 30 गुना करेंगे तो 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में 3 गुने 10 का पावर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है।
इसको याद कर ले रहिएगा। इसका भी पूरा विस्तार पढ़ना है मैग्नेट में, लेकिन ये हम लोग जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो पढ़ रहे हैं ना, इससे संबंधित बहुत सारे जानकारी है, तो आप लोग याद कर ले रहिए। आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे ना, सब पॉइंट आएगा, आप लोग को सब समझ में आएगा। तो वीडियो से हमेशा बार बार वीडियो देखते रहिए, कंटिन्यू इस चैनल से बने रहिए। प्रयास में यही है दोस्त कि अधिक से अधिक जानकारी दे आप लोग को। आप लोग कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा कि कुछ पॉइंट छूट गया होगा तो बताइएगा, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यह बेसिक जानकारी था, इसमें कुछ हम लोग डिटेल्स पिछले वीडियो में पढ़े थे। और जे अगर न्यू स्टूडेंट होंगे जो पहला बार वीडियो देख रहे होंगे तो यह सब देख लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिएगा, फिर कॉपी बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। और जो पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो हम वीडियो का लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो इतना होता रहिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से पढ़ना है हमें विद्युत आवेश के प्रकार। तो आइए हेडिंग देते हैं विद्युत आवेश के प्रकार। लेकिन थोड़ा सा आप लोग जानकारी याद रख ले रहिएगा कि सन 1750 ईस्वी में एक अमेरिकी साइंटिस्ट है जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। और सन 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि विद्युत आवेश को दो भाग में बांट दिया गया था, किसके अनुसार? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार। कब? तो 1750 ईस्वी में। इनके अनुसार बोला गया कि मैथमेटिक्स में दो साइन होता है, एगो प्लस एगो माइनस, उन्हीं का इन्होंने प्रयोग किए थे। इसलिए वो का नाम दिए धनात्मक आवेश और दूसरा का नाम दिए ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश को प्लस की से सूचित करते हैं और ऋणात्मक आवेश को माइनस की से सूचित करते हैं। बड़ा की भी लिख सकते हैं या छोटा की भी लिख सकते हैं। हम लोग पिछले के वीडियो में डिस्कशन किए थे। धनात्मक आवेश को बोलते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज और ऋणात्मक आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव चार्ज। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यहाँ से आवेश को दो भागों में बांट दिए थे। तो आइए जानते हैं अब कि धनात्मक आवेश किससे कहते हैं और ऋणात्मक आवेश किससे कहते हैं। लेकिन जानने से पहले छोटा सा पॉइंट आप लोग डिस्कशन कर देते हैं। जैसा कि एक वैज्ञानिक आए थे इंग्लैंड के जिनका नाम था जे थॉमसन। और जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने बोले थे, हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में इनके बारे में, यदि किसी पदार्थ पर या किसी वस्तु पर या किसी ऑब्जेक्ट पर अगर मान लेते हैं कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश यदि स्थित है तो वह विद्युत का उदासीन माना जाता है। जैसे मान लेते हैं यह कोई एटम है जिसको परमाणु कहते हैं, तो मान लेते हैं इसमें जितनी धन की संख्या रहेगा उतना ही ऋण की संख्या रहेगा। मान लेते हैं कि 5 गो धनात्मक आवेश है तो 5 गो क्या हो जाएगा ऋणात्मक आवेश। इस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्यों? अगर इसका हम टोटल चार्ज निकालेंगे, नेट चार्ज निकालेंगे तो क्या गो प्लस है? 1 2 3 4 5 गो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग +5Q। अब हमें तो जोड़ना है तो लिख देंगे प्लस। अब कै गो माइनस है? 1 2 3 4 5 गो। तो यहाँ पर लिखेंगे -5Q। तो इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा Q = तो लिख देंगे +Q और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5Q। तो नेट चार्ज यानी इसका नेट चार्ज कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यह बात सबसे पहले जे थॉमसन के द्वारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में यह बात कही गई थी। और हम लोग जानते हैं कि दुनिया में जितना पदार्थ है सब विद्युत का उदासीन है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जब बराबर होती है और नेचर एक दूसरे के विपरीत होती है, एगो पर धन होगा एगो पर ऋण होगा समान मात्रा में, तो उसको माना गया कि वह विद्युत का उदासीन होता है। इसी कंसेप्ट के साथ हम जानेंगे कि किसी भी वस्तु पर किसी भी पदार्थ पर धन आवेश कैसे आता है और ऋण आवेश कैसे आता है। आप लोग छोटा सा खाली यह सिर्फ जानकारी रखिए कि जिस वस्तु में या जिस पदार्थ में जितनी धन की संख्या होती है उतना ही ऋण की संख्या होती है, लेकिन दोनों पर एक दूसरे के विपरीत प्रकृति का आवेश यदि स्थित है तो वह विद्युत का उदासीन हो जाएगा। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही
इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे समझने के लिए प्रोटॉन को प्लस समझना है और इलेक्ट्रॉन को माइनस समझना है। तो आइए जानते हैं कि यह धनात्मक आवेश को कैसे बांटा गया और ऋणात्मक आवेश को कैसे बांटा गया। क्योंकि यहाँ पर अगर नहीं समझ पाइएगा तो आप कैपेसिटर नहीं पढ़ पाइएगा, वहां पे भी इसी से संबंधित कुछ जानकारी हम लोग को लेने के लिए रहता है। तो आइए जानते हैं। तो आप लोग एक याद के लिए रहिएगा कि किसी भी वस्तु पर जितनी धन की संख्या रहेगा उतना ही ऋण की संख्या। अब ये नहीं कर देना है कि प्लस ज्यादा कर देंगे माइनस कम कर देंगे, या माइनस ज्यादा कर देंगे प्लस कम कर देंगे, तो बॉडी विद्युत का उदाहरण नहीं होगा, उस पर चार्ज आ जाएगा, या तो धन आवेश होगा या तो ऋण आवेश होगा। यहाँ पे तर्क प्रयोग के आधार पर यही बात बताई गई कि धनात्मक और ऋणात्मक की संख्या बराबर होगा, लेकिन एगो पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एगो पर निगेटिव समान मात्रा में, और दोनों का जब कुल चार्ज निकालेंगे तो हो जाएगा हमेशा शून्य हो जाएगा। तो जानते हैं, जैसे मान लीजिए एगो यहाँ पे कोई बॉडी ले लेते हैं, एगो यहाँ पे कोई बॉडी ले लेते हैं। इस पे मान लेते हैं हम 3 गो प्लस है और 3 गो माइनस है। अभी छोटा सा ले रहे हैं, कम संख्या में ले रहे हैं, ज्यादा संख्या में ले सकते हैं, रिजल्ट सेम ही आएगा, आप आधार समझ लीजिएगा। इसमें भी मान लेते हैं 4 गो धन है और 4 गो क्या है, ऋण है। इसमें 3 गो धन लिए हैं, 3 गो ऋण लिए हैं, इनमें 4 गो लिए हैं धनात्मक और 4 गो क्या लिए हैं, ऋणात्मक। ऐसा मत समझिए कि ये दोनों ज्यादा, इस पे भी टोटल चार्ज, इस पे भी अगर इसको नेट चार्ज निकाला जाए तो इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा, शून्य। अब इसका भी नेट चार्ज कितना हो जाएगा, शून्य है, क्योंकि जितना धन है उतना ही ऋण है। हमें तो यह समझना है कि पार्टिकल पर धनात्मक कब आती है और ऋणात्मक कब आती है। तो जानिए, इसको मान लेते हैं बॉडी ए, अब इसको मान लेते हैं बॉडी बी है। तो ए को या तो बी के पास में लेके जाइए, या तो बी को ए के पास में लेके जाइए। आगे हम लोग पढ़ेंगे आवेशन, जिसको बोलते हैं चार्जिंग। चार्जिंग 3 प्रकार का होता है, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। वहां पे जानेंगे कि वस्तु को चार्ज करने के लिए कितने विधि हैं। तो एक दूसरे के बीच में लगड़ेंगे, घर्षण करेंगे। ए को बी के पास में लेके जाइए या तो बी को ए के पास में लेके आइए। तो इमेजिन करते हैं कि दोनों को हम एक साथ में लेके आ गए हैं, तो यहाँ पे दोनों को आपस में निकट लेके आ जाना है। आज ऐसे निकट में लेके आएंगे तो ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहा जाएगा, बी बॉडी में। या ऐसा भी हो सकता है कि बी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल कर ए बॉडी में जाएगा। अब प्रश्न यह है कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किस बॉडी में जाएगा। यह डिपेंड करता है कार्य फलन पर, जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। जिस बॉडी का कार्य फलन कम होगा तो वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, और जिस बॉडी का कार्य फलन ज्यादा होगा वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जैसे मान लेते हैं किस पर कै गो है, 3 गो है प्लस, अब 3 गो कै गो है, माइनस है, और इस पर कै गो है, 4 गो प्लस है और 4 गो क्या है, माइनस है। तो दोनों को लगड़ेंगे, तो दोनों को लगड़ेंगे तो आपस में संपर्क में आएगा। तो मान लेते हैं यह ए बॉडी है, यह ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। तो लगड़ेंगे तो ए में से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहा जाएगा, बी बॉडी में। तो बी बॉडी में जाएगा तो एक भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। यहाँ पे कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन जाएगा हमें कोई पता नहीं है, लेकिन हम लोग मान कर लेके चलते हैं कि मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ए बॉडी से निकल कर बी बॉडी में गया। तो जैसे मान लेते हैं ये दोनों को, तो इसमें से इसमें गया तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो प्लस तो नहीं जाएगा। कोई आपसे पूछे कि प्लस का ट्रांसफर क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये प्लस हमेशा रेस्ट में रहता है, लेकिन ऋण हमेशा रेस्ट में नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि यह जब आप लोग आगे बढ़िएगा, आगे पढ़ाएंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत पढ़ाएंगे, तो वहां पे बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन हमेशा गति की अवस्था में रहती है, प्रोटॉन गति की अवस्था में नहीं रहता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। इन्हें क्या प्रोटॉन कर लीजिएगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन ए बॉडी है या बी बॉडी है, तो ए से कहां गया, बी में, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कम जाएगा।
और प्रोटॉन की संख्या तो सेम रहेगा। तो 1 2 3, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने जाएगा। तो इसमें लिखेंगे हम लोग क्या वो है 1 2 3 4, -4 हुआ 1 2 3 4, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ए से कहाँ गया बी में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम गया और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया। तब हम लोग जानते हैं कि यदि प्लस प्लस आपस प्लस और माइनस मिलेगा तो जीरो हो जाएगा, या माइनस प्लस मिलेगा तो जीरो हो जाएगा, नेट चार्ज शून्य हो जाएगा, और नेट चार्ज शून्य हो जाएगा तो इसका मतलब निरस्त हो जाएगा। ये प्लस माइनस खत्म कर देगा, ये भी प्लस माइनस खत्म कर देगा, तो इस पर क्या बच जाएगा प्लस बच जाएगा। जैसे एक और फिगर के माध्यम से समझा देते हैं, तो मान लेते हैं बॉडी ए है या बॉडी बी है, इस पर क्या गो प्लस है तो 3 गो प्लस है, और 2 क्या है माइनस है, तो 1 2 3 4, इस पे 4 गो प्लस है तो 5 गो माइनस हो जाएगा, होगा ना। तो ये गो समाप्त होगा, ये इसको निरस्त कर देगा और इसको निरस्त कर देगा, निरस्त का मतलब शून्य कर देगा। अब इसमें कहेगा ई प्लस, अब इसको माइनस कर देगा खत्म हो जाएगा, ये प्लस एगो माइनस खत्म कर देगा, ये प्लस एगो माइनस खत्म कर देगा, ये प्लस इसको माइनस खत्म कर देगा। तो ए बॉडी जो है और यह बी बॉडी है, तो ए बॉडी पे कौन सा आ गया प्लस, अब बी बॉडी पे कौन सा आ गया माइनस, इस पर आ गया प्लस। इसीलिए ए बॉडी को हम लोग धनात्मक आवेश कहते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसको क्या कहेंगे निगेटिव चार्ज कहेंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी आवेश को बांटा गया तो एगो पर धन बोला गया, एगो पर ऋण बोला गया। क्यों? क्योंकि धनात्मक जो यहाँ पे आया और यहाँ पे जो ऋणात्मक आया, ऋणात्मक में इलेक्ट्रॉन की संख्या वृद्धि हो गई और धनात्मक में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर ए बॉडी से कहाँ गया बी बॉडी में। तो जब भी कोई बॉडी चार्ज होती है जिस पर प्लस साइन आता है, उसमें द्रव्यमान की कमी हो जाती है, और जिसमें ऋण आवेश होता है यानी ऋणात्मक आवेश होता है, उसमें द्रव्यमान की वृद्धि होती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो हम लोग मानते हैं कि यह धनात्मक आवेश है और ऋणात्मक आवेश है। तो जाके बेंजामिन फ्रैंकलिन यह बात स्पष्ट किए थे कि धनात्मक आवेश को हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे और ऋणात्मक आवेश को माइनस से करेंगे। ये घर्षण विधि के द्वारा ही माना जाता है, और घर्षण विधि से पता चल पाई कि जब दो बॉडी को आपस में लगाते हैं तो एनवी ऑर्बिट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वह ऊर्जा ग्रहण करके एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे बॉडी में जाती है। इसलिए जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा गति की अवस्था में रहता है, प्रोटॉन गति की अवस्था में नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो उसको धनात्मक आवेश कहेंगे, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगा, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने के कारण उसको ऋणात्मक आवेश कहते हैं। और यह प्रोसेस के आधार पर यह माना गया कि आवेश दो प्रकार के होगा, धन आवेश और ऋण आवेश। बाद में धन आवेश को प्रोटॉन के नाम से भी जाना गया और ऋण आवेश को इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जाना गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह बात समझ में आ गया होगा। तो यहां से हम लोग अब जानते हैं कि धनात्मक आवेश किसे कहते हैं और यहां से जानते हैं कि ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं। तो आप लोग इतना बढ़िया से समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर यह समझ में नहीं आया होगा तो घबराने की कोई जरूरी नहीं है, आगे और हम इसको विस्तार से बताएंगे जब हम लोग चार्जिंग पढ़ेंगे या क्वांटमीकरण का सिद्धांत पढ़ेंगे, तो वहां पे भी ऐसा पॉइंट आएगा। लेकिन प्रोसेस यही है, इतना आप लोग उतारिए।